हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्लेटो की स्टार्टिंग देखी थी। हमने देखा था कि उनके जो वर्क्स थे, उनके आइडियाज़ थे, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, जो प्रॉब्लम थी एथेंस में उनका क्या डायग्नोसिस था उस प्रॉब्लम के लिए, और उनकी लाइफ पर किसका किसका इन्फ्लुएंस था। तो उसमें हमने सबसे पहला नाम लिया था सोक्रेट्स, जिन्हें हिंदी में सुकरात भी कहते हैं। तो सुकरात का उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। वे सुकरात की लाइफ से, उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज से और उनकी डायलेक्टिक्स, जो हम आगे देखेंगे, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। अब हम इसके लिए थोड़ा सा सुकरात के बारे में जान लेते हैं। सुकरात के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे सोफिस्ट कौन थे। सोफिस्ट फर्स्ट पॉलिटिकल एजुकेटर्स हुआ करते थे। जैसे आज के दिन हम आपको पढ़ाते हैं तो हमारा नाम टीचर्स है, तो वैसे ही फर्स्ट पॉलिटिकल एजुकेटर्स थे जो बच्चों को ये पढ़ा रहे थे कि पावर में कैसे आना है, पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे आना है, पावर कैसे गेन करनी है। तो उनको सोफिस्ट कहा जाता था। वो पढ़ाने के लिए फ़ीस लिया करते थे। तो मेनली उनके पास वही बच्चे पढ़ पाते थे जो रिच क्लास से होते थे। उनको वे सिखाते थे कि आपको पावर कैसे एक्वायर करनी है, मटेरियल कंफर्ट्स जो मैंने कल बताया था, जो प्लेटो के लिए बहुत तुच्छ चीज़ें थी, वो कैसे प्राप्त करने हैं, आप अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हो, क्योंकि उनके लिए पावर ही वर्च्यू था। सोफिस्ट के लिए पावर इज़ वर्च्यू मीन्स कि वर्च्यू मतलब कोई भी गुड क्वालिटी, तो पावर इज़ द बेस्ट क्वालिटी फॉर देम। तो उन्होंने कहा पावर ही वर्च्यू क्यों है, क्योंकि पावर से हम वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जिनसे हम एक कंफर्टेबल और एक गुड लाइफ जी सकें। तो ये थे सोफिस्ट, दे वर द फर्स्ट पॉलिटिकल एजुकेटर्स। अब सुकरात थे वो इनके अगेंस्ट थे, वो क्योंकि वो ये मानते थे कि जो सोफिस्ट पढ़ा रहे हैं वो यूथ को मिसलीड कर रहे हैं, वो करेक्ट एजुकेशन उनको नहीं दे रहे हैं, वो उनको वो नहीं पढ़ा रहे जो उनको पढ़ाना चाहिए, वो उनको वो पढ़ा रहे हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि वो ये कहते थे कि जो सोफिस्ट हैं वो बच्चों को मटेरियल प्लेजर के पीछे भागने को कह रहे हैं। मटेरियल थिंग्स हैं वो नेचर में लिमिटेड होती हैं। अगर हर कोई मटेरियल गुड्स के पीछे भागेगा, लाइक मनी, पावर, तो क्या होगा, एक दिन इन गुड्स के लिए आपस में कंपटीशन होने लग जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, और उससे क्या होगा, सोशल हार्मनी है, जो सोशल पीस है, जो शांति है समाज की, वो भंग होने लग जाएगी। तो यूथ को हमें ये नहीं पढ़ाना चाहिए कि रिच मैन कैसे बना जा सकता है। यूथ को हमें ये पढ़ाना चाहिए कि एक अच्छा आदमी कैसे बना जा सकता है। यूथ को हमें पढ़ाना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट समाज के इंटरेस्ट से अलग नहीं है, क्योंकि आदमी एक सोशल एनिमल है। तो इसलिए वो सोफिस्ट के अगेंस्ट थे। सोफिस्ट क्या थे? पावरफुल पॉलिटिकल एजुकेटर्स, एंड सुकरात वाज अगेंस्ट देम, और प्लेटो भी सुकरात के सपोर्ट में थे, मतलब उनको ये बातें उनकी सही लगती थी। अब सुकरात कहते थे कि दो टाइप का नॉलेज होता है, ठीक है। पहला होता है आवर बिलीफ या फिर अपना ओपिनियन, और सेकंड होता है ट्रू नॉलेज। और इन दोनों में फ़र्क होता है। बिलीफ ओपिनियन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अपने क्या विचार हैं, उसमें हम ये नहीं देखते कि कोई एविडेंस है या नहीं, ये सच है या नहीं। और ट्रू नॉलेज हमेशा सही होता है, और यही अल्टीमेट प्लेजर होता है। अल्टीमेट जो सुख है वो ट्रू नॉलेज से ही मिलता है। तो सुकरात कहते थे कि आपको ट्रू नॉलेज प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी आत्मा को अनलाइटन करने की ज़रूरत है। मतलब हर व्यक्ति की आत्मा में ट्रू नॉलेज छुपा हुआ है, और टीचर का काम सिर्फ इतना है कि उनकी सोल को वो अनलाइटन करके उस सच को बाहर निकालें। टीचर का काम उनको ये सिखाना नहीं है कि वो पावर कैसे एक्वायर कर सकते हैं, रिच का मैन कैसे बन सकते हैं। उनका काम उनको सिखाना है कि गुड मैन कैसे बन सकते हैं, और वो कैसे हो सकता है, उनकी सोल को अनलाइटन करना, जो उनकी आत्मा है जिसमें वो ट्रू नॉलेज छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालना, उसको उभारना। टीचर का यही नॉलेज होता है, इसलिए वो जो सोफिस्ट थे उनके अगेंस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये ट्रू नॉलेज आत्मा को अनलाइटन करने से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज ऑफ गुड लाइफ, अच्छी लाइफ कैसे जी जा सकती है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि इस ट्रू नॉलेज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा इसका तरीका है बाय कन्वर्सेशन। हम आपस में कन्वर्सेशन कर ट्रू नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको इन्होंने डायलेक्टिक्स का नाम दिया। और प्लेटो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपनी बुक्स थी वो डायलेक्टिक्स के फॉर्म में लिखी थी। डायलेक्टिक्स का मतलब यहाँ है डायलॉग्स।
डायलॉग्स, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो अपने अपने बिलीफ से बात करना स्टार्ट करेंगे। कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक के विचार अलग हैं, दूसरे के अलग हैं, तो पहला अपने विचार रखेगा, दूसरा उस विचार में कमियां बताएगा, फिर पहला वाला उस दूसरे वाले की जो कमियां बचेंगी उनके बारे में बताए। तो ऐसे करके धीरे धीरे वो एक दूसरे की कमियों को बताते हुए ट्रू नॉलेज तक पहुंच जाएंगे। मतलब कन्वर्सेशन कर कर ट्रू नॉलेज तक पहुंचा जा सकता है। दो लोग अपने बिलीफ, अपने ओपिनियन से स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेटली एक दूसरे की कमियों को नेग्लेक्ट कर कर जो लास्ट में बचेगा वही ट्रू नॉलेज होगा। तो इन्होंने कहा कि ट्रू नॉलेज कन्वर्सेशन से प्राप्त किया जा सकता है। और सोफिस्ट के लिए पावर वर्च्यू था और सोक्रात के लिए नॉलेज ही वर्च्यू था। ठीक है, अब इन्होंने कहा डायलेक्टिक्स का मतलब समझ में आ गया, दैट मीन्स डायलॉग। अब प्लेटो की रिपब्लिक और सोक्रेट्स के थ्योरी ऑफ नॉलेज में भी कनेक्शन है, क्योंकि रिपब्लिक मतलब जो प्लेटो ने बुक लिखी थी। तो प्लेटो का एम क्या था, अल्टीमेट एम क्या था प्लेटो का? हिज अल्टीमेट एम वाज टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। तो उन्होंने सुकरात का जो प्रिंसिपल था, नॉलेज ही वर्च्यू है, तो प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट, जो आदर्श राज्य को वो क्रिएट करना चाहते थे, उन्होंने उसमें सुकरात की जो प्रिंसिपल था नॉलेज इज़ वर्च्यू, उसका उन्होंने यूज़ किया। मैंने बताया वो सुकरात की 3 चीज़ों से प्रभावित थे, उनके जीवन से, उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज से और उनके डायलेक्टिक्स से। डायलेक्टिक्स का यूज़ उन्होंने कहा कि अपनी बुक्स लिखने में, अपनी बुक्स उन्होंने डायलॉग के फॉर्म में लिखी हैं। मतलब जैसे दो आदमी एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की कमियों को वो खारिज करते हुए अल्टीमेट नॉलेज तक पहुंच जाते हैं। तो वो इससे थे। और एक थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या थी सुकरात की, कि नॉलेज ही सब कुछ है, ना कि पावर। नॉलेज ही वर्च्यू है, वर्च्यू मीन्स गुड क्वालिटी, नॉलेज सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो इन्होंने अपना आइडियल स्टेट क्रिएट करने में उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज का यूज़ किया। उन्होंने कहा कि फ़िलोसफर किंग को ही शासक होना चाहिए, क्योंकि वो मानते थे जिस आदमी को फ़िलोसफी आती है उसको ही ट्रू नॉलेज है। उनके फ़िलोसफी का मतलब क्या है, फ़िलोसफी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम आइडियाज़ या फिर एसेंस के बारे में बात करते हैं कि अल्टीमेट आइडिया क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, रियल जो ट्रूथ है, जो इस दुनिया से परे एक दुनिया और है, जो हम वर्ल्ड ऑफ गॉड बोलते हैं, जो अल्टीमेट सच्चाई है, उसके बारे में हम फ़िलोसफी में पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी जो फ़िलोसफर किंग है, यानी जो फ़िलोसफी पढ़ा हुआ है, वही सच्चा राजा बन सकता है, वही एथेंस को एक वर्चुअस स्टेट, एक अच्छा राज्य बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने सुकरात की थ्योरी ऑफ नॉलेज को अपना जो आइडियल स्टेट था उसको बनाने में यूज़ किया। अब हम पहले देखते हैं कि प्लेटो थे, सोक्रेट्स के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि SPA से याद रख लेना। सोक्रेट्स के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल। तो बोथ प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफ ऑफ सोक्रेट्स। अब इन सुकरात को जहर दे दिया गया था। उस टाइम एथेंस में थी डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेट्स द्वारा उनको जहर दे दिया गया था, क्योंकि वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त करो, तो उनको पॉइजन दे दिया गया। तो प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों के मन में डेमोक्रेसी के खिलाफ एक डिसटेस्ट पैदा हो गया। वे उनको लगा कि डेमोक्रेसी है ये इग्नोरेंट जो पुअर्स होते हैं उनका रूल होती है, उसमें जब लॉटरी निकलती है तो कोई भी रूलर बन सकता है, कोई स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द करेक्ट रूल। उन्होंने कहा फ़िलोसफर किंग होना चाहिए, तभी वो एक स्टेट वर्चुअस स्टेट बन सकता है, क्योंकि फ़िलोसफर किंग है, उसको अल्टीमेट नॉलेज के बारे में पता होता है, वो सिर्फ स्टेट के बारे में ही सोचेगा, अपने बारे में नहीं। तो ये लाइफ ऑफ सोक्रेट्स से वो प्रभावित थे और उसी से उन्होंने डेमोक्रेसी के खिलाफ उनके मन में हेट पैदा हो गई थी। ठीक है, ये और ज़्यादा ये जो प्लेटो एरिस्टोटल हैं ये ग्रीस से निकले हैं। मतलब ग्रीस कहाँ है इस मैप में अगर हम देखें तो ये है टर्की, ये, और इसके साइड में ये जो दिख रहा है ये है ग्रीस, और यहाँ कहीं होगा एथेंस। लेकिन ये आज का जैसा आज ग्रीस यूनाइटेड स्टेट है वैसा उस टाइम नहीं हुआ करता था। मैंने बताया था सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, लेकिन इसकी लोकेशन यहाँ है। तो
एक चीज़ देखें कि सब जो ये महान महान थिंकर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ये ग्रीस से ही क्यों निकले। इसके 3 मुख्य कारण थे। एक तो यहाँ पर क्या था, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, जहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत अच्छी थी, सूदिंग इन्वायरमेंट था, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो जब इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो आदमी का काम करने का मन करता है, सोचने का मन करता है, तो इसलिए वो सोचने पे मजबूर हो जाते थे अबाउट थिंग्स। सेकंड, कल्चरल इंटरेक्शन। यहाँ क्या था, बहुत सारे बंदरगाह थे, तो वे जो आसपास की कंट्रीज़ थे, रीजन्स थे, वहाँ से ट्रेड किया करते थे, व्यापार था उनका। तो आदमी क्या होता है कि व्यापार के साथ साथ अपनी कल्चर, अपनी हेरिटेज दूसरे जगह लेकर जाता है, अपने विचार लेकर जाता है। तो आपस में क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो उनको पता चल जाता है कि दुनिया में और भी अलग अलग टाइप की कल्चर्स हैं, वो कैसी हैं। थर्ड थिंग, वहाँ रिलीजियस फ्रीडम थी, इतना ज़्यादा रिलीजियस वहाँ पे कर्व नहीं था, आप जिसको चाहे वर्शिप कर सकते हो। तो एक खुलापन था विचारों में, इसलिए उस टाइम के जो महान थिंकर्स थे वो ग्रीस से हुआ करते थे। तो इस मैप में हमने देखा कि ग्रीस यहाँ है। ठीक है, अब मैंने आपको सुकरात के बारे में बताया। प्लेटो उनके शिष्य थे, वो सुकरात की 3 चीज़ों से प्रभावित थे। उनमें उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज मैंने बता दिया कि नॉलेज ही अल्टीमेट रियलिटी है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अपनी आत्मा में छुपी होती है, कन्वर्सेशन से प्राप्त किया जा सकता है, अपनी आत्मा को जगाने से, अनलाइटन करने से उसको प्राप्त किया जा सकता है। अब प्लेटो जो थे वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका असली नाम था अरिस्टोक्लीस, लेकिन उनका भरा पूरा शरीर और चौड़े कंधे देखकर उनके टीचर ने उनका नाम रख दिया प्लेटो। उन्होंने अकादमी नाम से एक शिक्षण संस्थान खोला था, जो वस्तुतः वेस्टर्न वर्ल्ड का पहला शिक्षण संस्थान था, अकेडमी नाम से। वो उसमें मैथ्स और ज्योमेट्री को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया करते थे। ठीक है, अब उनके वर्क्स के बारे में देख लेते हैं, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी। तो उनकी एक बुक का नाम है अपोलॉजी ऑफ सोक्रेट्स। उन्होंने जो सोक्रेट्स की ट्रायल हुई थी, वहाँ पर जजमेंट दिया गया था कि उनको पॉइजन पिला दिया जाए, उनको मार दिया गया, तो इस पर उन्होंने एक बुक लिखी है, अपोलॉजी ऑफ सोक्रेट्स। एक उनकी बुक है जो काफ़ी फेमस है, वो है रिपब्लिक में वो अपने आइडियल स्टेट के बारे में बताते हैं कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। इसका एक सब टाइटल, दूसरा शीर्षक भी है, कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित, ये इसका दूसरा शीर्षक है। ये प्लेटो ने तब लिखी थी जब वो अपने यूथ में थे, जवान थे, उनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, आइडियलिस्टिक उनका विज़न था, वो इतने ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे अभी, वो आइडियल स्टेट के बारे में सोचा करते थे, प्रैक्टिकल चीज़ों की बजाय वो आइडियल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव कर रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने रिपब्लिक लिखी थी। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखनी है। सेकेंड उनकी बुक है द स्टेट्समैन। थर्ड है द लॉज उन्होंने तब लिखी जब वो मैच्योर हो गए थे, उनकी रिपब्लिक के कुछ आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया था। अरिस्टोटल ने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि उनके कुछ जो आदर्श राज्य के जो आइडियाज़ हैं वो इम्प्रैक्टिकल हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आइडियाज़ को थोड़ा बहुत चेंज किया, प्रैक्टिकल बनाया, तो उन्होंने इस पर एक बुक लिखी थी, द लॉज। तो आपको ये 3-4 बुक्स के नाम तो याद रखने ही हैं, अपोलॉजी ऑफ सोक्रेट्स, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड द लॉज। ठीक है, अब हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ देख लेते हैं। हम उसकी देखेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कम्युनिज्म, और उसमें देखेंगे थ्योरी ऑफ आइडियाज़। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज़। उन्होंने कहा कि जो रियलिटी है वो शेडो ऑफ आइडियाज़ है। यहाँ पर आइडिया का मतलब क्या है, आइडिया का मतलब है अल्टीमेट ट्रूथ या अल्टीमेट नॉलेज। ठीक है, और प्लेटो को फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर कहा जाता है, पहला राजनीतिक दार्शनिक। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज़ दिया था, इसलिए इनको फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, आइडिया इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, आइडिया बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ परमानेंस, आइडिया इज़ द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग। इन्होंने कहा कि आइडिया है वो परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है हर चीज़ का। अब इन्होंने कहा कि एक होता है आइडिया, एक होता है मटेरियल रियलिटी। अब जो मटेरियल रियलिटी है, मैंने बताया था भौतिक जो प्लेजर है, ये बिलोंग करता है, उन्होंने कहा 2 टाइप की दुनिया होती है, एक होती है वर्ल्ड ऑफ गॉड, भगवान की दुनिया, एक होती है इंसानों की दुनिया। तो ये जो मटेरियल रियलिटी है ये ह्यूमंस यानी इंसानों की दुनिया से बिलोंग करती है, और जो ये आइडिया होता है, मैंने क्या बताया था, जो अल्टीमेट ट्रूथ, जो असली सच्चाई है, असली ज्ञान है, वो बिलोंग करता है वर्ल्ड ऑफ गॉड से।
ठीक है। अब हम जो ह्यूमंस हैं ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि यही जो संसार है जिसमें हम जी रहे हैं यही रियल है, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वही असली रियलिटी है। जबकि प्लेटो ने कहा कि ये असली रियलिटी नहीं है, ट्रू सेंस में ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी कौन सी है? जो वर्ल्ड ऑफ गॉड में एग्जिस्ट करती है। वर्ल्ड ऑफ गॉड क्या है? हर चीज़ का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। और वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस क्या है? हर चीज़ का इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर हर कुछ चेंज होता रहता है, एक परमानेंट वर्ल्ड नहीं है। वर्ल्ड ऑफ गॉड क्या है? एक परमानेंट वर्ल्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एप्पल देखते हैं, आप उस एप्पल को कितना भी कोशिश कर लो, कितने दिन तक आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो? एक ना एक दिन तो वो सड़ ही जाना है। ऐसे ही ह्यूमंस हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। तो क्या है, यहाँ पर लगातार चेंजेस होते रहते हैं। ये जो हमारा ये जो फॉर्म है, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप इसको बचा कर नहीं रख सकते, तुच्छ है। ये कुछ दिनों बाद सड़ जाना है, कुछ दिनों बाद हमें भी मर जाना है। लेकिन जो हमारी आत्मा होती है, जो वर्ल्ड ऑफ गॉड है, वहाँ हमारी आत्मा है, ये सच्चाई है, ना कि हमारा शरीर। प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या था कि जो शरीर है, जो मटेरियल रियलिटीज़ हैं, भौतिक जो चीज़ें हैं, ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, ये अंतिम सच्चाई नहीं है। ये हमें लगता है कि हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं वो रियल है, लेकिन वो रियल नहीं है, ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड है। यहाँ सब कुछ चेंज होता रहता है। तो प्लेटो ने कहा कि दो टाइप की रियलिटी होती है। एक तो ऐसी जिसको हम मटेरियल ऑब्जेक्ट से लिंक कर सकते हैं, दूसरी ऐसी जो इन मटेरियल ऑब्जेक्ट से भी परे है, जिसको वो क्या कहते हैं? आइडिया या फिर एसेंस। समझ में आ रही है बात? सिंपल शब्दों में अगर समझें तो कि जो हमारी दुनिया है वो रियल नहीं है, और जो भगवान की दुनिया है, जिसे हम कहते हैं ना कि भगवान के पास चले गए, आत्मा है, अमर है, तो वो हमारी आत्मा में सच्चाई छुपी हुई है। हमारा शरीर है, ये चेंज होता रहता है, इसको हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। तो उन्होंने कहा कि मटेरियल ऑब्जेक्ट जो हम रियलिटी मान लेते हैं, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? मनी, ये जो पैसा होता है, पावर होती हैं, जो भौतिक चीज़ें होती हैं, जिनको हम कुछ चीज़ों से ख़रीदते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हम इससे हमें खुशी मिल रही है, वो हमारी सच्ची खुशी नहीं है। ठीक है। तो अब ये है आइडिया। आइडिया मतलब दैट गोज़ बियॉन्ड द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। अब मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है ना, जो तुच्छ चीज़ें, उनको तो हम सेंस ऑर्गन से भी समझ सकते हैं, और जो रियल आइडिया है, जो एसेंस है, उसको हम यूज़ ऑफ रीज़न से ही समझ सकते हैं। अब सेंस तो जानवरों में भी होता है, लेकिन उनके पास रीज़न नहीं होता। जानवर और ह्यूमन में क्या फ़र्क होता है? जानवरों के पास रीज़न नहीं होता, सेंस तो उनके पास भी होता है कि, और लेकिन जो रीज़न है वो सिर्फ ह्यूमंस में ही लाई करता है, इसलिए ह्यूमंस हैं दूसरों से अलग है। तो रियल नॉलेज है वो उन चीज़ों के बारे में होता है जो परमानेंट हैं, उन चीज़ों के बारे में नहीं जो नेचर में चेंज हो रही हैं। ठीक है। इसलिए इनको फादर ऑफ फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ क्यों दिया। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ क्यों दिया? ये क्या कहना चाह रहे थे कि जो हम पावर के पीछे भाग रहे हैं, जो हम तो चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वो रियल नहीं है। रियल क्या है? भगवान की दुनिया, जहाँ पर सच्चाई है, अच्छाई है, वो एक रियल दुनिया है। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ दिया क्यों? क्योंकि वे कहना चाहते थे कि पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो इथिक्स से सेपरेट नहीं की जा सकती। एथिक्स मतलब वर्च्यूज़ जहाँ पढ़ते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या होना चाहिए। हम जैसे कह देते हैं ना कि जैसे कोई चीज़ है वो ऐसी है, उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन हम ये कहें कि नहीं वो रियल में ऐसी होनी चाहिए। जैसे कहीं तानाशाही है तो हमने उसको कह दिया कि हाँ उस देश में तानाशाही है, तो ये क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं। जबकि अगर वो लोगों को तंग कर रहे हैं तानाशाह, तो हम क्या कहेंगे? नहीं यार, वहाँ पर तानाशाही नहीं, वहाँ पर लोगों का शासन होना चाहिए, वहाँ पर ये गड़बड़ है, ये सुधार होने चाहिए। तो जो अच्छी चीज़ों की हम बात करते हैं ना, अच्छी चीज़ें लाने के बारे में, वो एथिक्स होती हैं। ठीक है। नहीं कहते हमारा एथिक्स अलाउ नहीं करता हमें रिश्वत लेने के लिए। अब रिश्वत लेते हैं, ये हमारा निजी स्वार्थ होता है। और एथिक्स क्या कहते हैं कि हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो नहीं करनी चाहिए या क्या करना चाहिए है, वो हम इथिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो वो ये कहना चाहते थे कि पॉलिटिक्स है वो इथिक्स से अलग नहीं है, हमें रियलिटी कुछ हो रही है, हमें उसको समझना चाहिए। दूसरा वही दिखाना चाहते थे कि नॉन मटेरियल जो वर्ल्ड है ना, भगवान का दुनिया, वो मटेरियल थिंग्स से ऊपर है। और तीसरी चीज़, वो एथेंस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, एक अच्छा कंट्री बनाना चाहते थे कि आइडियल स्टेट लाकर। ठीक है। और इससे ही वो फिलोसफर किंग को लाना चाहते थे, क्योंकि वो उनको पता था कि फिलोसफर किंग है वही
ट्रू नॉलेज का मालिक है। जो ये डेमोक्रेट्स हैं, ये ट्रू नॉलेज इनके पास नहीं है, क्योंकि रियलिटी, इसी जो तुच्छ जीवन की रियलिटी है, इसको ही रियल समझते हैं, जबकि ये रियल नहीं है। आगे बात समझ में उनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज़ थी, तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे उन्होंने दिया था एलिगार्की ऑफ केव। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये एक गुफा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखो, 2 आदमियों को बंधक बना रखा है। तो इन्होंने कहा कि एक गुफा है जिसमें इस दीवार के सहारे ये 2-3 आदमी हैं, उनको बंधक बना दिया, वो बेड़ियों में है और उनका सर भी इस प्रकार से बांध रखा है कि वो सिर्फ यहाँ जो शेडोज़ पड़ रहे हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। वे अपनी शेडोज़ को देख रहे हैं। और इस गुफा में पीछे क्या किया, यहाँ पर आग जला दी, और यहाँ पर कुछ पपेट्स हैं, आपको दिख रही होंगी, यहाँ कुछ पपेट्स हैं। अभी आग जला दी, तो ये जो पपेट्स हैं इनकी रोशनी, ये जो पपेट्स हैं इनकी रोशनी सामने दीवार पर पड़ रही है। तो ये आदमी क्या है, ये सिर्फ इन शेडोज़ को ही देख पा रहा है, ना तो ये आदमी इन पपेट्स को देख सकता है, ना जो पीछे आग लगी हुई है गुफा में उनको देख सकता है। तो ये आदमी है, ये मतलब जीवन भर ये ऐसा ही बंधा हुआ है, इसने कभी नहीं देखा, बचपन से ये सिर्फ इन शेडोज़ को देखता आ रहा है, जबकि ये क्या है, इन जो पपेट्स हैं इनकी शेडोज़ पड़ रही हैं यहाँ पे। तब आप बताओ, इन जो आदमी हैं इनके लिए रियलिटी क्या होगी? ऑफ कोर्स इनके लिए रियलिटी का मतलब होगा ये शेडोज़। ये डांस करती हुई, ये पपेट है यहाँ पे, ये हिल रही हैं, तो ये इनको यहाँ पर हिलती हुई दिखाई देंगी। देखो यहाँ पर इनकी फॉर्म छोटी छोटी हैं ये, लेकिन यहाँ पर परछाई में कितनी बड़ी दिखाई दे रही हैं। तो इनके लिए रियलिटी क्या होगी कि कुछ बड़ी बड़ी शेडोज़ हैं, यही अपने को सामने नाचती हुई दिखाई दे रही हैं, यही एक रियलिटी है। इससे ज़्यादा इनको नहीं पता होगा। फिर क्या किया इन्होंने, एक आदमी को खुला छोड़ दिया, इसमें से एक आदमी की जंजीरें खोल दी, उसको खुला छोड़ दिया। तो यहाँ खड़ा होकर अगर देखेगा तो क्या देखेगा कि जो अब तक मैं रियलिटी मान रहा था जिन शेडोज़ को, वो सच में रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है, ये पपेट्स तो सही में यहाँ पर हैं, मैं इनको रियलिटी मान रहा था, जबकि इसका होगा एक बार इससे सच्चाई पचाई नहीं जाएगी, मुश्किल होगा इसके लिए सच जानना, इसकी आँखें चुंधिया जाएंगी। जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पर आग लगी हुई है, तो इससे इसकी आँखें बंद हो जाएंगी, एक बार अपनी आँखें भी ढंग से नहीं खोल पाएगा। तो ये देखेगा कि यार यहाँ पे तो आग लगी हुई है, यहाँ पर ये पपेट्स हैं, ये है रियलिटी। तो जो मैं अभी तक शेडोज़ देख रहा था, इसको नहीं पता था ना पीछे आग जल रही है। तो ये देखेगा कि आग के कारण ये पपेट्स डांस करती हुई मुझे वॉल पे दिख रही थी। तो ये क्या सोचेगा कि मैं अभी तक जो रियलिटी समझ रहा था वो तो एकदम झूठ निकला, एक झूठी चीज़ निकली, वो तो एक शेडोज़ निकली मेयर, और रियल क्या की चीज़ें क्या हैं, ये हैं, ठीक है। अब उसको बाहर जाने के लिए कह दिया कि भाई बाहर जाओ। जैसे देखो ये आदमी यहाँ से बाहर जा रहा है, तो बाहर जाके वो देखेगा तो क्या एक बार अपनी आंखें खोल पाएगा वो, क्योंकि हमेशा क्या रहा है, वो अंधेरे में रहा है। यहाँ सिर्फ उसको, ये तो देखो यहाँ सिर्फ उसको अंधेरा ही दिखाई दिया है, अंधेरे में शेडोज़ दिखी हैं। तो एक बार उसकी आंखें क्या होंगी, वापस से बंद हो जाएंगी। वो देखेगा कि ये जो गुफा है इससे भी बड़ी एक दुनिया है बाहर। इवन वो फर्स्ट टाइम तो चल ही नहीं पाएगा, वो रेंग रेंग के चलेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का। फिर धीरे धीरे वो उठेगा, देखेगा कि बाहर तो जो आग जल रही थी कितनी छोटी थी, सूरज के सामने सूरज है, वो उससे भी बड़ी रियलिटी है, उससे भी ज़्यादा रोशनी वाला है, ये दुनिया उससे भी ज़्यादा बड़ी है, उससे भी ज़्यादा रोशनी वाली है। तो यही प्लेटो ने कहा कि जब मनुष्य होते हैं, वे जो ये शेडोज़ हैं ना, इन्हीं को सच्चाई मान लेते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। तो इन्होंने कहा कि 4 ग्रेड होती हैं आदमी की नॉलेज की, 4 ग्रेड्स होती हैं। हर लेवल पर आदमी आगे आगे बढ़ता जाता है। जैसे सबसे पहला होता है, अगर मैन है जो चेन्स में है, वो है कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब भ्रम, जो उस शेडोज़ को ही वो रियल मान रहा था, रियलिटी जबकि कुछ और थी। विदाउट एविडेंस हम अपनी कोई बात रखते हैं, उसको कंजक्चर बोलते हैं, जिसमें सच्चाई नहीं होती। फिर उसको खुला छोड़ दिया केव में, तो उसका है बिलीफ, कि उसने क्या सोचा कि उसने पपेट्स देखी, उसने रोशनी आग जलती हुई देखी, तो उसने आग जलती हुई कोई सूरज मान लिया कि हाँ यही सब कुछ है। तो ये क्या है, उसका बिलीफ। अब वो बाहर निकला तो वह थी रीजनिंग। वो बाहर निकला केव से, तो उसने देखा नहीं यार, हम तो ये बहुत छोटी जगह में थे, इससे भी बड़ी दुनिया है, इससे भी आग जो जल रही थी उससे भी बड़ा एक रोशनी का स्रोत है जो कि सूरज है। तो ये क्या है, वो अपनी रीजनिंग लगाना। रीजनिंग का मतलब अपना लॉजिक, अपन कहते हैं ना कि किसी भी बात पे लॉजिक लगा के बात करो, यानी उसके पीछे तर्क रखो कि सच्चाई क्या है, कैसी है। तो अपनी रीजनिंग लगाना शुरू कर देता है कि नहीं, ये तो बहुत छोटी जगह थी, ये इससे भी बड़ी जगह है, और उसको फुल्ली लिबरेट कर दिया तो वो
अल्टीमेट नॉलेज हो जाएगा, जो कि होगा अंडरस्टैंडिंग। आ रही है बात समझ में? यानी 4 ग्रेड्स ऑफ नॉलेज होते हैं, जिसमें मेयर बिलीफ से, अपने भ्रम से आदमी ट्रू नॉलेज की ओर जाता है। उसमें 4 ग्रेड्स ऑफ नॉलेज आती हैं। पहला कंजक्चर, दूसरा बिलीफ, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है तो वो फुल्ली नॉलेज, ट्रू नॉलेज है, उसको प्राप्त कर लेता है। जब कंजक्चर होता है तो दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज, यहाँ कंजक्चर। द शेडोज़ इकोज आर ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ अदर थिंग्स। मैंने बताया था ना, शेडोज़ हैं वो रिफ्लेक्शन है दूसरी चीज़ों का। तो इस ऐसी सिचुएशन में जब आदमी होता है तो वो अपने ही विचारों से बंधा होता है, उसको नहीं पता कि रियलिटी क्या है। जो सोच रहा होता है उसी को रियल मान लेता है। बहुत छोटी सी उसके लिए दुनिया होती है, और इवन वो बाहर निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको सच्चाई मानकर बैठा होता है। तो ये उसका होता है फर्स्ट स्टेज या फिर फर्स्ट ग्रेड ऑफ नॉलेज। सेकेंड ग्रेड क्या थी? मैन अनबाउंड इन द केव, दैट इज़ बिलीफ। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब वो फायर की तरफ मुड़ते हैं तो एक विजिबल फिगर ऑफ सन दिखता है उनको, फिजिकल बॉडीज़ देखते हैं वो। तो ये क्या कहते हैं कि जो शेडोज़ थी वो मेनली स्वप्न जो देख रहे हैं आदमी उनके लिए थी। बताया ना कि वो सन उसी को, आग को ही मान लेंगे कि इसी से हमारी पूरी केव में रोशनी हो रही है, यही रोशनी का अल्टीमेट स्रोत है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सन को नहीं देखा होता। तो वो क्या करते हैं कि बिलीव कर लेते हैं कि हाँ यही सन है। ठीक है, फिर वो सोचते हैं कि जो हमने शेडोज़ देख रहे थे वो सिर्फ स्वप्न दोष जो देखते हैं लोग उनके लिए थी। फिर जब उनको केव से बाहर निकाला जाता है तब वो अपनी रीजनिंग निकालते हैं, रीजनिंग लगाते हैं कि भाई हाँ, ये आग ही नहीं, आग से भी बड़ा एक एनर्जी का स्रोत क्या है? सन। यानी जो आग को हम सब कुछ मान रहे थे वो अपना एक सिर्फ बिलीफ था, वो उनका बिलीफ टूट जाता है, ओपिनियन टूट जाता है। वो अपनी रीजनिंग लगाकर अल्टीमेट नॉलेज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्या स्टेज क्या है? मैन फुल्ली लिबरेटेड इज अंडरस्टैंडिंग। तो हु फुल्ली फ्री देयर माइंड्स फ्रॉम द बोन्स ऑफ चेंजिंग सेंसिबिलिटीज एंड ऑफ पर्टिकुलर इनटेंजिबल असेंट टू द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ नॉलेज, दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है? 4 ग्रेड्स हैं। ठीक है, Plato put forward the theory that knowledge is nothing but remembering of what we have contemplated before our birth. तो उन्होंने कहा कि ट्रू नॉलेज है वो वर्ल्ड ऑफ गॉड है, ना कि वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस। बिकॉज ह्यूमंस का जो वर्ल्ड है दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ इम्परफेक्शंस, और परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ गॉड। और यहाँ पर सब कुछ चेंजिंग है, तुच्छ जीवन है, हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, ये चेंज होता रहता है। लेकिन हमारी आत्मा है वो अमर है, जो वहाँ का जो वर्ल्ड है वो अल्टीमेट रियलिटी है। यानी हमें अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लेटो की थी थ्योरी ऑफ नॉलेज, जिसमें एलिगार्की ऑफ केव एक बहुत ही फेमस उनका एग्जाम्पल है, बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो ये था। अब अगले हम पार्ट में अगली थ्योरीज पढ़ेंगे उनकी।